अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है हमारा ये एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर है, जीके में। और इसमें जो है हम फुल ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2021 को कवर करेंगे। 2 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए जा चुके हैं। ये आज हम थर्ड लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। और ये भी इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। पीछे आपने देखा कि सेकंड एंड फर्स्ट में भी 30 क्वेश्चंस थे। आज जो है इन 30 क्वेश्चंस में वेरियस साइंसेस के ऊपर 5 क्वेश्चंस हैं। सोलर सिस्टम के ऊपर 8 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी के ऊपर 6, प्लांट्स के ऊपर 9, ग्लैंड्स के ऊपर 1 एंड ब्रेन के ऊपर 1। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेरियस साइंसेस के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है पैथोलॉजी के ऊपर है। कहते हैं द स्टडी ऑफ कॉज, ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डैश। कोई भी बीमारी जिसकी आपने देखना हो कि ये कहाँ से निकली है, इसका ओरिजिन क्या है और ये किस टाइप की बीमारी है, ये आपके बॉडी ऑर्गन में से किस चीज़ को डिस्टर्ब करेगी, किसको डिस्ट्रॉय करेगी, किसको इफ़ेक्ट करेगी और इसके क्या क्या सिम्टम्स वगैरह होंगे, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। उसका क्योर क्या होगा और उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, वो सारे का सारा जो है उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, लिविंग एनिमल्स की जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनको हम साइंस की किस फील्ड में स्टडी करते हैं? ठीक है, ये देखें ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की जा रही है, लिविंग एनिमल्स की बात की जा रही है। उसको आपने एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करना होता है। और ये भी चीज़ आप उसमें देखते हैं कि वो एनिमल से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। ये सारी की सारी मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये सारा कुछ जो है वो आपने देखना होता है एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट वन जो आपकी साइंस है हॉर्टिकल्चर है। ये एक एडवांस ही आपकी टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है इधर वेस्टर्न साइड पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान, एशिया की बात करें तो पाकिस्तान में इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। इंडिया में हो रहा है, चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है काम। उसके अलावा टर्की में जो है इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है। तो ये एक एडवांस सी टेक्निक है, काफ़ी हेल्पफुल है कमर्शियली भी और उसके अलावा सोशली भी। इसमें करते क्या है, हम डिज़ायर्ड ट्रेड्स के जितने भी प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको लेते हैं और उस हिसाब से फिर अपने जो यील्ड है या अपना जो बेनिफिट्स है उसको बोरो करते हैं। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है इसमें। और अर्थ एटमॉस्फेयर में भी फर्दर जो डिवीजन है आपके एयर प्रेशर की, ह्यूमिडिटी की, आपकी वार्मिंग की, उसके अलावा इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देखते हैं। एयर प्रेशर भी इसी में ही देखा जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज कॉल्ड डैश। अच्छा जी, जो बहुत ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशंस थी, किस तरीके से वो रहती थी, उनका क्या सोशल बिहेवियर था, ठीक है, क्या क्या उनकी सोशल अप्रोचेस थी और उनका आपस में कम्युनिकेशन क्या था, इंटीमेसी क्या थी, वो सारे का सारा जो है एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। किस तरीके से पॉपुलेशंस ख़त्म हुई, उनकी क्या क्या फॉसिल्स बच गए हैं या फिर उनके क्या जो ऑफस्प्रिंग्स है अभी भी सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। आपका जो वेरियस साइंसेस का पोर्शन था वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट वन आपका जो है पोर्शन वो है सोलर सिस्टम। उससे पहले आपके लिए एक ये मैसेज है, ये न्यू सेशंस हमारे स्टार्ट हैं इंग्लिश के और इसमें जो है आपकी प्रेसिस कंप्रीहेंशन और उर्दू ट्रांसलेशन वगैरह की जो है वो इवैल्यूएशन की जाती है। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंथली फ़ी भी इसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर अकेडमीज़, 1000 है। अच्छा जी, लास्ट लीप ईयर वॉज डैश। लीप ईयर किसको बोलते हैं? अब लीप ईयर का पता होगा तभी आप बताएंगे कि कौन सा ईयर था। लीप ईयर बोलते हैं ऐसा साल जिसमें
नॉर्मली आपके 365 डेज़ जो हैं वो एक्सीड कर जाएँ, उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है? वैसे तो आपको पता है कि 365 डेज़ होते हैं आपके 1 साल में, लेकिन अगर वो 366 हो जाते हैं या 6 पॉइंट समथिंग हो जाते हैं, यानी कि ये आवर्स की बात की जा रही है आगे जो पॉइंट्स में मैंने ज़िक्र किया है, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर लास्ट कौन-सा था? 2020 था, 2021 नहीं था। 2022 भी नहीं होगा, ठीक है? 2024 होगा, 28 होगा और उसके अलावा जो 2000 था वो भी लीप ईयर था। ये जो थी ये एक मैंने आपको पूरी की पूरी वो स्टडी बता दी है, इसके ऊपर रिसर्च की गई है। 2024 अपकमिंग होगा आपके पास लीप ईयर। ये एस्ट्रोनॉमिकल एक वो स्टडी की गई है, उसके मुताबिक ये चीज़ आई है आपके पास, ये भी पूछी जा सकती है। सोलर सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं तो। अच्छा जी, ये एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा बुलंदी पर हों, तो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, वो कितना होता है? तो ये आपने बताना है 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है, यानी कि उस चीज़ को अगर आप ऊपर से नीचे फेंकें तो किस स्पीड के साथ, किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगी? वो यही होगी, हमेशा यही होगी, चाहे आप जितनी मर्ज़ी बुलंदी पर चले जाएँ। शर्त ये है कि आप ज़मीन से ऊपर जाएँ, ठीक है? ये नहीं है कि आप मरकरी के ऊपर खड़े होकर किसी भी चीज़ को फेंकें और आप कहें कि नहीं, इसकी जो स्पीड है वो इतनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, नो। ये जो प्रेडिक्शन है ये आपके प्लैनेट अर्थ की बात की जा रही है, नॉट अबाउट योर एनी टाइप ऑफ अदर प्लैनेट। 8th वन क्वेश्चन जो है ये मून के ऊपर है और क्या है, कहते हैं कि लूनर एक्लिप्स इज एसोसिएटेड विद डैश। चांद ग्रहण कब लगता है? लूनर एक्लिप्स चांद ग्रहण को बोलते हैं। ये चांद ग्रहण तब लगता है जब चांद अपनी पूरी फेज में होता है, फुल फेज में होता है, जिसे आप पूरा चांद बोलते हैं। वो क्या करता है, उसके ऊपर रोशनी नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि ज़मीन जो है वो सूरज की रोशनी से रास्ता रोक लेती है, ठीक है? चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चाँद के ऊपर नहीं पहुंचती और वो ग्रहण उसको लग जाता है, ठीक है? और इसी को आप चाँद ग्रहण बोलते हैं। और कब होता है? जब वो पूरा चाँद होता है। स्टार्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, आप सबको पता है। एस्ट्रोलॉजी नहीं लिखते ना इधर आपने, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज डैश। अच्छा जी, सूरज से लेकर ज़मीन तक कितना फासला आप तय कर कर जाएंगे तो आप ज़मीन से सूरज या सूरज से ज़मीन तक पहुंचेंगे? तो वो ये आपको इधर डिजिट्स में प्रोवाइडेड है, आप इधर से देख सकते हैं। 150 बिलियन किलोमीटर है ये। डैश इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। अच्छा जी, ये मरकरी के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मरकरी है, एक तो इसका ये करैक्टर है कि ये सूरज से बहुत ज़्यादा करीब है, बल्कि नियरेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, नियरर नहीं बात की जा रही और ना नियर की बात की जाती है। नियरेस्ट मीन्स कि ये इसके बाद कोई चीज़ ही नहीं है। और उसके अलावा इसके ऊपर और भी जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता होता है वन पेपर एमसीक्यू के पेपर्स में, कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि स्मॉलेस्ट है? तो वो भी आपका मरकरी है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन का जो चाँद है, उससे थोड़ा-सा बड़ा मरकरी है, ठीक है? किसी भी प्लेनेट का, किसी भी स्टार का जो अपना चाँद होता है, वो बहुत छोटा होता है। आपको पता है कि एक जो आपका कोई भी आप लेते हैं प्लेनेट, उसके अपने-अपने इंडिविजुअली मून्स होते हैं, ठीक है? वीनस का अपना मून है, आपकी अर्थ का अपना मून है, सैटर्न का अपना मून है, ठीक है? तो ज़मीन का जो मून है, उसका जितना साइज़ है, वो बहुत छोटा साइज़ है हमारे इस चाँद का। तो उससे थोड़ा-सा बड़ा जो है वो मरकरी का साइज़ है। इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट आपको ये जो मैंने चीज़ दी है, बताई है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अर्थ आवर इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन डैश। अर्थ आवर कब देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है? 27 मार्च 2021 को लास्ट टाइम ये देखा गया, ठीक है? अर्थ आवर क्या है? ये जो WWF है, उसने एक बनाया था ये एक रूल,
और उसके अकॉर्डिंग ये कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी वर्ल्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अलर्ट किया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम है, आई थिंक सो 8:30 टू 9:30 PM। उसमें जितनी भी गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है, ताकि ज़मीन के ऊपर जितनी भी एनर्जी है उसका थोड़ा वेस्टेज कम हो, कंज़र्व हो थोड़ी एनर्जी। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिटीज़ की अवेयरनेस के लिए, ताकि उनको पता हो कि 1 घंटा अगर पूरी दुनिया सेव करती है अननेसेसरीली वेस्टेज को, ठीक है, या फिर सिक्योर करती है वर्ल्ड कम्युनिटीज़ एनर्जी को, तो कितना बेनिफिट होता है। तो ये मिलियन बिलियन टाइम्स जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो यही जो है इसकी स्पेसिफिक एक आप कह लें कि ये प्लस पॉइंट है इसका। अर्थ डे, अभी देखें पीछे हमने ओवर डे की बात की थी, अभी ये जो है अर्थ डे है। ये एक बेसिकली ओकेजन है, हर साल इसको मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, क्या डेट है, 22 अप्रैल है। इसमें भी अलर्ट ही किया जाता है पूरी दुनिया को, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, प्लांट्स वगैरह की ज़्यादा प्रोडक्शन को जो है वो प्रमोट किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसको डीमोटिवेट किया जाता है। ठीक है, और कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी फाइनल डेस्टिनेशन की बात की जाती है कि वो इन फ्यूचर कहाँ खड़े होंगे। इसी के साथ आपका जो सोलर सिस्टम था उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी के टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, पेंक्रियाज क्या बनाता है? पेंक्रियाज आपको पता है कि आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये क्या करता है, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका इतना ज़्यादा जिक्र किया जाता है ह्यूमन बॉडी की जब बात की जाए, तो ये डायरेक्टली एसोसिएट कर रहा होता है आपकी ब्लड के साथ। क्योंकि आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसको एक नॉर्मल हालत में रखना जो है ये इंसुलिन का काम है। अगर शुगर का लेवल बहुत ऊपर चला जाए, आपका जो ग्लूकोज लेवल है, ये ग्लूकोज लेवल है, सॉरी, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आपकी बॉडी में तब भी प्रॉब्लम होती है, और अगर नीचे चला जाए तो तब भी प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम कौन सी होती है, आपको आपकी बॉडी में डायबिटीज़ का खतरा होता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ से बचने के लिए आपकी जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन एक हद तक होनी चाहिए, और वो कौन करता है प्रोडक्शन इसकी? पेंक्रियाज। 15th वन आपका जो क्वेश्चन है वो है वॉइस के ऊपर ह्यूमन बॉडी की। कहते हैं वीमेन लाउड वॉइस इज ड्यू टू डैश। क्या रीज़न है कि फीमेल्स की जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड होती है? लाउड इस सेंस में कि जो उनकी पिच है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो आपने बताना है कि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। जिस आवाज़ की जितनी ज़्यादा पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसी हिसाब से जो है वो उसकी लाउडनेस को काउंट किया जाता है। अच्छा जी, लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश। ये बैद नज़री की बात की जा रही है, और आपने बताना है कि लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंसेज। तो ये है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब आपको नज़र नहीं आता ठीक तरीके से, लॉन्ग साइटेड मीन्स के बैद नज़री ही की बात की जा रही है। आपका जो एंगल है आई लेंस के ऊपर, आई रेटिना के ऊपर, वो ख़राब हो जाता है, और इन रिज़ल्ट जो आपको इमेज नज़र आता है दूर की चीज़ों का वो ब्लर नज़र आता है। तो उसको ठीक किस चीज़ से किया जाता है? उसको जो आप ग्लासेस लगवाते हैं उसमें कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। इसी के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन पूछा जाता होता है, बल्कि अभी भी आगे आप देखेंगे कि वो आया होगा। उधर उन्होंने पूछा हुआ है कि जो मायोपिया है उसको कैसे करेक्ट करते हैं। तो मायोपिया जो है वो कनकेव लेंसेज से दुरुस्त किया जाता है इफेक्ट। ठीक है, वो भी आपको आगे मैं बताती हूँ कि वो मायोपिया क्या है। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? हार्डेस्ट कौन सा पार्ट है? तो ये आपने बताना है स्कल है। लेकिन अगर हार्डेस्ट बोन की बात करें तो फीमर बोन है आपकी बॉडी में, और उसके अलावा जो आपके पास टेम्पोरल बोन है वो होती है।
हार्डेस्ट भी और स्ट्रॉन्गेस्ट भी। जी ये देखें, ये अगेन क्वेश्चन आया है आई के ऊपर। कहते हैं इन मायोपिया विच टाइप ऑफ लेंसेज इज यूज्ड। तो ये कॉनकेव लेंस है। अब ये मायोपिया क्या है? ये शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं, शॉर्ट साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसमें आपकी जो नज़दीकी चीज़ें हैं उसमें ब्लर इफेक्ट नज़र आता है। और किस टाइप का लेंस इस्तेमाल करते हैं आप? कॉनकेव। ये आप कंपैरिजन में दोनों क्वेश्चंस को लिख लें, लॉन्ग साइटेड इफेक्ट एंड मायोपिया। मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है? कॉनकेव लेंस से, और लॉन्ग साइटेड को कन्वेक्स लेंस से। विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू द रेटिना इन ह्यूमन आई। कैमरा का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ह्यूमन आई यानी कि रेटिना से मिलता है? तो वो है कैमरा फिल्म। क्योंकि अगर आप उसको कैप्चर करते हैं तो वो ब्लिक करता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो आपकी कैमरा में स्टोर हो जाती है, वो फिल्म बन जाती है, वो उसकी इमेज का जो बनता है ड्राफ्ट वो सेव हो जाता है। इन द सेम वे आप जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज आपके ब्रेन में जाकर बन जाता है। वो कहाँ होता है? वो आपके लेंस के ऊपर जो रेटिना है उसके थ्रू होता है, जब आप बंद करते हैं या ओपन करते हैं अपनी आई को। अच्छा जी, इधर एक ऐड है, आप इसको देख सकते हैं। CSS PMS की प्रेपरेशन के लिए ऐसे वगैरह की वैल्यूएशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो रब्ता करें हमसे। नंबर आपको इधर प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट वन आपका जो टॉपिक है वो है प्लांट्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पीछे ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं था किया जा रहा, अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा। अच्छा जी, आपका जो बायोटिक लेवल है उधर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। क्योंकि ये जो जितनी भी डिकम्पोजिशन वगैरह होती है या फिर आपके ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का काम होता है वो सारा बैक्टीरिया वगैरह करते हैं। अगर ये प्रोडक्शन वगैरह ना करें प्राइमरी, तो आपका जो लेवल्स हैं आपके प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी वगैरह लेवल फूड चेन में, तो वो प्रमोट ही ना हो। अच्छा जी, ये क्रॉप की बात की जा रही है। कहते हैं कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और जब ठंड का मौसम होता है तो तब रेनफॉल जो है वो रिक्वायर होती है, और ठंड कितनी होती है? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ठीक है। और टेम्परेचर का जो ड्यूरेशन है वो ब्राइट सनशाइन है। अब ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपने बतानी है किस क्रॉप के लिए है, चाहे वो एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी जगह है, तो यही जो है रिक्वायरमेंट्स इसको होंगी। कॉटन है ये। अगर ये वाली कंडीशंस इसको एग्जैक्ट ना प्रोवाइड की जाए तो इसको फ्लावर ही नहीं लगते हैं, और कमर्शियली फिर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ नाइट्रेशन, ये सेकेंडरी प्रोडक्शन है। ये भी फूड चेन लेवल की बात की जा रही है। अच्छा जी, आपकी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि नॉन फ्लावरिंग है, यानी कि उसके ऊपर फूल नहीं लगते? तो ऑप्शंस में से आपको साइकस जो है ये पता होना चाहिए कि नॉन फ्लावरिंग है। अब ये जो साइकस है ये कैसा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते? फ्लावर्स का काम है कि वो अगली जनरेशन को प्रमोट करे, अगली जनरेशन को जो है वो ट्रांसफ़र करे अपने करैक्टर्स, और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब ये जो साइकस है ये वाला अपना साइकिल कैसे कंटिन्यू करता है? तो ये आपने बताना है कि इसके पास स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो साइकिल्स जो वगैरह है ये एक्सटिंक्ट हो जाएं सारे प्लांट्स। नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है ये फ्लावर के ऊपर ही है, और कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। ये पिस्टिल है। मेल फ्लावर जो था ये भी मैंने आपको बताया था जब प्लांट्स की बात की जा रही थी। उस लेक्चर को आप दोबारा से फिर अगेन सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं। ये नया क्वेश्चन आया है अगेन।
जो साइकस के ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी गेन था, नया था क्वेश्चन। जो वेरी फर्स्ट था प्लांट्स के ऊपर वो भी नया था, बैक्टीरिया वाला। शुगर इज मेड फ्रॉम विच अदर देन शुगर केन। गन्ने के अलावा कौन सा ऐसा फल है जिससे आप शुगर बना सकते हैं, चीनी ले सकते हैं? तो वो है बीट रूट। ठीक है, चुकंदर को बोला जाता है ये, लेकिन ये बहुत महंगी है, इस वजह से ये जो है इसको कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जाता। विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। ये एसिड रेन की वजह से सॉइल पोल्यूशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो एसिड रेन है इसके अंदर जो एसिड्स हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एसिड है ये सॉइल टेक्सचर को ख़राब कर देता है। ठीक है, अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, उनको ख़राब कर देता है, उसके कंटेंट को ख़राब कर देता है। लीचिंग के प्रोसेस से गुजर जाती है सॉइल। ठीक है, और फिर आपकी जो यील्ड है वो ख़राब हो जाती है। फर्टिलाइज़र्स वगैरह भी अगर आपकी सॉइल को प्रोवाइड कर दिए जाएँ ज़्यादा एक हद से, तो वो भी आपकी सॉइल को ख़राब करते हैं। अच्छा जी, एंथोफाइटा प्लांट्स क्या हैं? क्या चीज़ होती है उनके पास? तो आपने बताना है कि आपकी जो ऑप्शंस हैं उनमें से तो कोई भी नहीं है। एग्जांपल्स इधर आपको कुछ नज़र आ रही हैं। गार्डन फ्लावर्स जो हैं दैट ग्रो ऑन लैंड, एल ग्रासेस एंड वाटर लिलीज ग्रो इन वाटर, टेक्टाई ग्रासेस। ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली टेक्टाई है, ग्रासेस हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लिलीज हैं। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये एंथोफाइटा हैं। एंथोफाइटा ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर एंजियोस्पर्म्स शामिल हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर डाइकोटिलिडनस सीड्स होते हैं। ये जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है डाइकोटिलिडनस, ये मैं आपको बता देती हूँ कि 2 टाइप्स के एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये एंथोफाइटा होते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक होते हैं डाइकोटिलिडन्स और एक होते हैं मोनोकोटिलिडन्स। अब मोनोकोटिलिडन्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो बीज है उसका एक पार्ट होता है। लाइक आप वाटरमेलन की बात करें, उसके अंदर से सीड निकालें, उसको आप तोड़ना चाहें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं टूटेगा। इन कंपैरिजन अगर आप ग्राम की बात करें, ये जो चना है, चने को अगर आप तोड़ें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तभी आप उससे दाल लेते हैं। तो वो जो दाल आती है वो क्या होती है? वो उसकी सेपरेशन हुई होती है डाइकोटिलिडनस सीड की। ठीक है, तो जो डाइकोटिलिडन्स हैं या फिर मोनोकोटिलिडन्स हैं ये सारे के सारे एंथोफाइटा में आ जाते हैं और इन स्पेसिफिक प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। जो पीछे साइकस था वो जिम्नोस्पर्म था। पीछे उन्होंने इतनी डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं थी पूछी, अभी वो जो है वो काफ़ी डिटेल में जाकर पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अभी ये देखिएगा कि आगे भी ये क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मैनी फ्लावर्स मस्ट अ हनी बी टैप फॉर 1 पाउंड हनी। 1 पाउंड शहद को बनाने के लिए जो शहद की मक्खी है वो कितने फूलों का रस चूसती है या उनको ट्रैवल करती है या उनको विजिट करती है? तो वो ये आप देखें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आपके लिए फैक्ट है। वो है 2 मिलियन फ्लावर्स। ठीक है, 2 मिलियन फ्लावर्स को जब वो ट्रैवल करती है या विजिट करती है तभी वो 1 पाउंड शहद जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना डिस्टेंस है? ये 50,000 मील का सफ़र है। ठीक है, 28 सवाल आपके हो गए हैं। अभी ग्लैंड्स का जो टॉपिक है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। जी, द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ नेक एंड प्रोड्यूसेस डैश। अच्छा जी, क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उसमें उन्होंने ये बताया कि थायराइड ग्लैंड लोकेट कहाँ करता है? ये आपके नेक रीजन में पाया जाता है। और एक आगे उन्होंने फंक्शन दिया है, ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, इसका जो हार्मोन है वो क्या है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ना सिर्फ बॉडी डेवलपमेंट में बल्कि आपके ब्रेन की डेवलपमेंट में, आपकी डाइजेशन में, बहुत सारी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ में और उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन। इससे पहले जो था ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया, ये
वेरी फर्स्ट टाइम पूछा गया। पीछे उन्होंने ये पूछा था कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पाया जाता है, वो नेक रीजन में पाया जाता है। वो कैसे का बना होता है, वो बाइलोब्ड होता है, बटरफ्लाई शेप में होता है। उसके अलावा उन्होंने ये पूछा था कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या डिजीज़ होती है, तो आपने बताना है कि गॉइटर होती है। ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने पूछी थी। अभी इन्होंने बिल्कुल ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर दिया और डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। उसकी हार्मोन के ऊपर चले गए हैं। ठीक है, बहुत डीपली उसको पूछा है उन्होंने। ब्रेन के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन है। ग्लैंड्स के ऊपर जो थे वो हमने देख लिए, एक ही क्वेश्चन था। ब्रेन के ऊपर भी जो है वो एक ही है। हो सकता है कि ये आगे भी आए। अच्छा जी, मेल ब्रेन का जो वेट है वो कितना है ह्यूमंस में, वो है 48 आउंसेस। और फीमेल ब्रेन वेट कितना है, ये एडिशनली मैं इधर आपको चीज़ दे रही हूँ, ये है 44 आउंसेस। ये जो आउंसेस है ये मैयर करते हैं आप कप की मदद से। ठीक है, एक स्पेसिफिक किस्म के जो आउंसेस कप होते हैं, वेट मैयरिंग कप होते हैं, उनको बोला जाता है। उसके अंदर आपका जो ब्रेन वगैरह है, आपका हरा मग्ज़ है या फिर कुछ भी जो है उसको आप डाल के बता देते हैं। और जो ब्रेन है उसके लिए ये हमेशा यही यूनिट ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज की इधर बात की जा रही है कि मेल्स में 48 है, यही आपको पूछा है उन्होंने, और 44 जो है वो फीमेल का है। क्वेश्चन आपके कंप्लीटेड हैं। होप सो आपको इनकी समझ लग गई होगी। और उसके अलावा जो हमारा टेस्ट सेशन है वो ज्वाइन करें, आपकी इससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो तैयारी होगी। और बिल्कुल मुनासिब सी इसकी फ़ी है, कोई इतना ये महंगा नहीं है। आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। आपने अगर किसी भी किस्म की वन पेपर एमसीक्यू के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।